हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कोरोना आर्थिक पैकेज पार्ट 3 पर। कल 15 मई 2020 को निर्मला सीतारमन केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तीसरे चरण की घोषणाएं की। कुल मिलाकर इसमें 11 घोषणाएं हुई है, जिनमें से 8 किसानों और खेती से जुड़े हुए आधारभूत ढांचे के बारे में रही, और बाकी 3 घोषणाएं प्रशासनिक सुधारों को लेकर की गई। कृषि संबंधी उत्पादों को बाजार और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आधारभूत ढांचा जैसे कोल्ड स्टोर, मंडी आदि विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की भी घोषणा की है। इसके बाद तिलहन, दलहन और आलू प्याज पर भी कानून लागू नहीं होगा। राष्ट्र सरकार स्टॉक लिमिट केवल राष्ट्रीय आपदा, भूखमरी या कीमतों में बेहद बढ़ोतरी पर ही लगाएगी। तो देखिए, जो अगर अपन बात करें तो स्टॉक लिमिट खत्म कर दी यहाँ पर दलहन, तिलहन और आलू प्याज पर। और अब किसान दूसरे राज्यों में जाके भी अपनी फसल बेच पाएंगे। 1 लाख करोड़ का यहाँ पर कोष गवर्नमेंट ने किसानों के लिए लाया है। और अब मंडी समिति उपज को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी किसानों की। और कानून में भी बहुत बड़े लेवल पर बदलाव करने जा रही है कृषि के अंतर्गत, और किसानों को इसका आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये भी आश्वासन दिया है यहाँ पर कि कीमतों और गुणवत्ता में भी इजाफा किया जाएगा, और जिससे किसानों के लिए जोखिम भी कम होगा और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। विधि सम्मत फ्रेमवर्क उनके लिए तैयार किया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो उपज बेचने से संबंधित काफी सारे विकल्प भी उनको मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे हर्बल खेती से संबंधित इन्होंने घोषणाएं की है, मत्स्य पालन से संबंधित घोषणाएं की है, और काफी सारी कोल्ड वेयर हाउसेस से रिलेटेड प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसान उत्पादक संगठन और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कोरोना पैकेज 3 के अंतर्गत कृषि से संबंधित घोषणाएं की गई है। 11 में से 8 जो बड़े घोषणाएं हैं वो किसानों और खेती से संबंधित है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास में कि कोरोना आर्थिक पैकेज 3 में क्या विशेष रहा और क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आने वाले टाइम में एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को, फार्मर्स को और भारत की कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित यहाँ पर लिए जाएंगे। देखिए, जो निर्मला सीतारमन जी ने शुक्रवार 15 मई को कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए, और ये हमारी आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त थी। जो 20 लाख के आर्थिक पैकेज, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसकी ये तीसरी किस्त थी। और ये जो तीसरी किस्त थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, कृषि से संबंधित थी। अगर हम देखें तो हमने हमने हर एक किस्त और हर एक पैकेज की बारे में क्लास यहाँ पर ली है। हमने सबसे पहले जो पहली किस्त थी वो एमएसएमई से रिगार्डिंग थी, माइक्रो जो मिनी और स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए थी। जो दूसरी हमने कल डिस्कशंस किया था वो मजदूरों और गरीबों के लिए था। और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक लेवल पर जो चल रहे हैं उनको, उनके रेंटल, उनके हाउसिंग, उनके खाने पीने से संबंधित ऐलान किए गए बहुत सारे। और उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड काफ़ी सारे उनको ऐलान हमारी दूसरी किस्त में किया गया। और ये तीसरी किस्त है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर से संबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि आज भी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है भारत। और जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उनमें से 85% सीमांत और मध्यम किसान हैं। ये भारत सरकार के 2020 के आर्थिक सर्वे पर आधारित आंकड़े हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी किसान अपने कामकाज में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारा जो भारत में जो एग्रीकल्चरल, देखिए, खेती से लोगों का रुझान इसलिए भी गया है क्योंकि सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से मानसून पर डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पूरी तरह से।
और अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि की वजह से किसानों को फसल उत्पादन में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, तो उनसे संबंधित ये घोषणा है। वित्त मंत्री ने कुल 11 कदमों की घोषणा की, इनमें 8 उपाय शामिल है। इसके अलावा ऐसे 3 कदम की घोषणा की जो कानून से संबंधित है, यानी कानून में भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी फसलों की सही कीमत मिल पाएगी और उनका शोषण रुकेगा। सीतारमन जी ने कहा कि पिछले 2 महीने में कृषि और किसानों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। देखिए, लॉकडाउन के बीच में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज खरीदी सरकार ने किसानों से। पीएम किसान फंड के माध्यम से 18,700 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान भी किए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावे के रूप में 6,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो ये पिछले 2 महीनों में भी किसानों को बहुत सारा यहाँ पर एमएसपी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, उससे संबंधित भी किसानों से सरकार एमएसपी प्राइस पर जो फसलें खरीदती है उसमें 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज खरीदी है पिछले 2 महीनों में। तो ये सरकार ने एक तरह से कृषि और किसानों को सपोर्ट करने से संबंधित ऑप्शंस गिनाए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अपने कार्यों को और जो जो वो करते हैं आम जनता के लिए या किसी के भी लिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है गिनाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जाए तो उनको वो बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर उनके भाषण में पूरी तरह से जो अभी की घोषणाएं हैं वो तो उन्होंने अनाउंस की है, उसके अलावा जो उन्होंने पिछले लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो जो भी काम किए उनको भी गिनाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं अपन लॉकडाउन के दौरान कोऑपरेटिव्स ने दूध की प्रोसेसिंग बढ़ा दी। रोजाना 560 लाख लीटर रोज दूध की प्रोसेसिंग की गई, जबकि इस दौरान औसत खपत 360 लाख लीटर प्रतिदिन रही। इस अवधि में कोऑपरेटिव को 4100 करोड़ दिए गए, जिससे कि 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योर्ड मिल्क के लिए भी पेमेंट किया जा सके। इस अवधि में पशुपालन करने वालों को 5,000 करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की सरकार ने कोशिश की। इसमें 2% इंटरेस्ट सबवेशन भी शामिल है। तो देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि जो लॉकडाउन था उसमें किस तरह से दूध की प्रोसेसिंग बढ़ा दी गई और किस तरह से उन्होंने कोऑपरेटिव्स को हेल्प करने के लिए यहाँ पर 4100 करोड़ दिए, और उसके अलावा इन्होंने 111 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोक्योर्ड मिल्क के लिए भी पेमेंट किया, और उसके अलावा इन्होंने पशुपालकों को भी 5,000 करोड़ की तरलता उपलब्ध कराने की कोशिश की, और इंटरेस्ट में भी 2% की सबमिशन यहाँ पर दी गई। मछली पालन के लिए सरकार ने इस अवधि में काफी नई नई कोशिश की है और इससे भी मछली पालन करने वाले किसानों को काफी फायदा मिला है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड के लिए मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इससे किसानों को उपज संरक्षित करने में मदद मिलेगी। कृषि उपज के बाद भारत में कोल्ड चेन की कमी और हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से काफी फसल बर्बाद होती है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये एक बहुत बड़ी घोषणा गवर्नमेंट ने की है, 1 लाख करोड़ की। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान लोग जब खेती करते हैं उसके बाद जब तक अच्छी फसल नहीं आती तो सबसे बड़ा उनके सामने जो एक जो दुविधा रहती है वो रहती है उसके स्टोरेज की, कि किस तरह से वो अपनी क्रॉप को, अपनी फसलों को स्टोर कर पाए और सही कीमत आने पर मार्केट में जब अच्छे दाम आए तब उन्हें बेच पाए। तो आप हम सब जानते हैं, हम चूंकि ऐसे एरिया में ही रहते हैं जहाँ पर अधिक खेती बाड़ी होती है, तो हम सब ने देखा है कि किसानों की फसलें कटने के बाद भी उनके खेतों में पड़ी रहती है, और उसके बाद अगर किसी तरीके की कोई मानसून खराब होता है, बारिश वगैरह होती है या ओले गिरते हैं, तो किसानों की वो फसलें खराब हो जाती है। तो प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने की वजह से अभी आपने सुना होगा कि अभी भारत राजस्थान में लगभग आधे राजस्थान में टिड्डी का हमला, टिड्डियों ने हमला कर दिया, वो भी फसलें खराब करती है। तो ऐसे केस में प्रॉपर सरकार ने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर फसलों को सुरक्षित रखा जाएगा, वहां पर संरक्षित किया जाएगा, और कोल्ड चेन हाउसेस बनाए जाएंगे जिनसे भी किसी भी प्रकार का ओलावृष्टि या अतिवृष्टि वगैरह से या इस तरीके के टीडी के हमले या जो भी नेचुरल कैलेमिटी होती है जिनसे फसलें खराब होती है वो ना हो पाए। उसके बाद अगर अपन बात करें एमएफपी के बारे में, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के बारे में, बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई जाएगी। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम स्थानीय सामान के लिए वोकल बने और लोकल से ग्लोबल बनने की कोशिश करें, और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मदद मिलेगा। यानी देखिए, लोकल जो प्रोडक्शंस होते हैं, लोग हम लोग सभी ज्यादातर
विदेशी ब्रांडों को प्रिफर करते हैं और विदेशी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादातर बाई करने की प्रेफरेंस रखते हैं, तो लोकल प्रोडक्शन और उसकी ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी, ताकि जो स्थानीय प्रोडक्शन हो लोकल लेवल पर, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस या जो किसान लोग अपनी प्रोडक्शन करें, उसको प्रॉपर वे में पैकिंग और मार्केटिंग करके उसे भी एज अ ब्रांड डेवलप किया जाए। क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड अगर अपन बात करें वर्ल्ड लेवल के, वो सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत किया था और आज की तारीख में वो दुनिया भर के बड़े ब्रांड बन गए। तो इस तरह से सरकार माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को बड़ी मदद करेगी। बिहार में जैसे मखाना होता है, इसी तरीके से तमिलनाडु में हल्दी होती है। देखिए हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। यूपी में आम होता है, जम्मू कश्मीर में केसर होता है, नॉर्थ ईस्ट में बांस से जुड़े उत्पाद बनाए जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश में मिर्च से जुड़ी चीजें बनाई जा सकती है, तमिलनाडु में वहां के स्थानीय उत्पादों से चीजें बनाई जा सकती है। इनके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर कर रही है। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस बनाए जाएंगे, जिससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से लोकल ब्रांड्स क्रिएट होंगे और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत पूरे देश को यही बोला कि आत्मनिर्भर बने, लोकल प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें और विदेशी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल से निकालें और लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करें, जिससे रोजगार मिलेगा, जिससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, जिससे हमारा स्वावलंबन बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस तरीके के जो कोरोना जैसी जो महामारियां आती है या किसी तरीके की कोई वर्ल्ड वार्ड जैसी सिचुएशन बनती है, तो उस केस में हमारा देश उससे निपटने के लिए सक्षम रहे। देखिए भारत में हम सब जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, यानी बहुत सारा स्कोप है, लेकिन उसे इनकैश नहीं किया जाता है। तो अब भारत सरकार को इस तरीके के, ये एक ऐसी आपदा आई है जिससे शायद हम सभी को सबक लेने की जरूरत है कि हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे देशों पर हम निर्भर रहेंगे, जैसे कि अब देखिए आप कोरोना का वैक्सीन की बात करते हैं, अभी हम सब वेटिंग में है कि कब कोई ना कोई देश उसका वैक्सीन तैयार कर दे और कब मार्केट में उसका वैक्सीन आए और हम उनके वैक्सीन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उनसे खरीदें और हमारे देश के जो लोग जो लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं, उनके इलाज में उन वैक्सीन का यूज किया जाए। तो देखिए हम हर चीज पर विदेशों से डिपेंड रहते हैं, तो वो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए यहाँ पर ये पैकेज डिक्लेयर किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देश के मछुआरों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद देने जा रही है सरकार। फिश के वैल्यू चेन में बहुत महत्वपूर्ण गेप है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का 61% 61 to 62% जो एरिया है वो सी पोर्ट एरिया है, यानी समुद्री एरिया है। और वहाँ मछलियों का उत्पादन, इवन जो इंटरनल जो एरियाज होते हैं जैसे झीलों में, तालाबों में, मत्स्य उत्पादन का एक बहुत बड़ा आय, देखिए रोजगार भी मिलता है और सरकार को आय भी मिलती है। तो 20,000 करोड़ रुपए की मदद भारतीय मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत देश के मछुआरों को मिलेगी। फिश के वैल्यू चेन में बहुत महत्वपूर्ण गैप है, जिन्हें फिल करने की जरूरत है। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यक्रम के जरिए इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड आइलैंड फिशरीज की स्थापना करने जा रही है। इसमें 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मेरीन इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए किया जा रहा है, जबकि 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। इसमें फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन और मार्केट इत्यादि शामिल है। इससे भारत में अगले 5 साल में 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन का उत्पादन हो सकेगा। इसमें 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए बहुत बड़ा फिगर है यहाँ पर कि 70 लाख टन फिश प्रोडक्ट का उत्पादन हो पाएगा। 11,000 करोड़ रुपए, टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही भारत में मत्स्य उत्पादन पर, और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और जबकि भारत का निर्यात, अभी भारत मत्स्य का निर्यात करता है, निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। भारत सरकार ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लेके आ रही है। इसके माध्यम से पशुओं में जो बीमारियां होती है उसको काबू करने पर मदद मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस रकम के माध्यम से देश में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि जैसे 53 करोड़ जानवरों को टीका लगाया जा सकेगा। अब तक 1.5 करोड़ गाय, भैंस को टैग किया गया है और उनको बीमारी का टीका लगा दिया गया। देखिए गाय, भैंसों में
भेड़ बकरियों में ये जो बीमारी होती है मुंह पका या खुर पका, इसके ऊपर भी भारत सरकार 13,343 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे इनके टीके इजाद किए जाएंगे और पशुओं को मरने से और इस बीमारी से बचाया जा सकेगा। और हम सब जानते हैं कि गाय भैंस या भेड़ बकरी के दूध पर हम कितने डिपेंडेंट हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर हम कितने डिपेंडेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लेके आ रही है, जिसपे 13,000 करोड़ का प्रावधान ऑलमोस्ट गवर्नमेंट करने जा रही है। भारत सरकार एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफी संभावना है और इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी आकर्षित करने की कोशिश की जानी चाहिए। भारत सरकार का उद्देश्य है कि डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चरल में निजी निवेश को आकर्षित किया जाए। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड के रूप में 15,000 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। इसमें इस तरह के प्लांट की स्थापना के लिए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो देखिए, दूध उत्पादन भारत में दूध उत्पादन के ऊपर भी 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे सरकार खर्च करेगी। भारत में हर्बल उत्पादों की खेती के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के रूप में भारत सरकार की एक संस्था देश में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर जगह में किसानों की मदद कर रही है। हर्बल उत्पादों की खेती के लिए अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ की मदद से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। हर्बल खेती पर भी भारत सरकार का यहाँ पर जोर है, 4,000 करोड़ उस पर खर्च करने वाली है सरकार। केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को 5,000 करोड़ की आमदनी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मेडिसिनल प्लांट के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नेटवर्क बढ़ाए जाएंगे और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड 800 हेक्टेयर एरिया में मेडिसिनल प्लांट की खेती का काम करेगा। यह खेती गंगा नदी के किनारे की जाएगी। देखिए, सरकार ने यहाँ पर हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिनल प्लांट पर भी खर्च करने का सरकार का भविष्य में टारगेट है। भारत सरकार वास्तव में मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े कदम उठा रही है। मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को 500 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। मधुमक्खी पालन वास्तव में ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में मधुमक्खी पालन करने वाले 2 लाख से अधिक लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इसमें मधुमक्खी से शहद और मोम दोनों की उपज हो सकेगी। लॉकडाउन की अवधि में किसानों से जुड़े बहुत से सप्लाई चेन बाधित हुए हैं। किसान अपनी कृषि उपज मार्केट में बेचने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार ने टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के हिसाब से इनको सपोर्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड प्रावधान किया है। देखिए, मधुमक्खी पालन पर 500 करोड़ रुपए का भारत सरकार यहाँ पर खर्च करेगी, जिससे 2 लाख लोगों को लगभग रोजगार मिलने की संभावना है। और मधुमक्खी से आपको सभी को पता है, मधुमक्खी पालन से शहद और मोम की प्राप्ति होती है, उपज होती है। और उसके अलावा भारत सरकार टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो वाले जो कृषि उपज मार्केट है या जो किसान लोग हैं, उनको भी 500 करोड़ रुपए का फंड का प्रोविजन यहाँ पर किया गया। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर, प्याज और आलू को शामिल किया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इस स्कीम में अधिक कृषि उपज वाले सामान को कम उपज वाले इलाकों में पहुंचाने पर ट्रांसपोर्टेशन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी और कोल्ड स्टोरेज जैसी जगहों पर कृषि उपज रखने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगर हम बात करें टमाटर, प्याज और आलू की, तो ये तीनों नेसेसिटी है। कोई भी आप सब्जी, इन तीनों ये तीनों बहुत ही नेसेसिटी है और हम सोच नहीं सकते इन तीनों के बगैर हमारे आम आदमी की लाइफ। तो 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ पर सरकार ने इनके लिए भी रखा है। इनके ट्रांसपोर्टेशन पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी और इनकी स्टोरेज पर भी, अगर आप इन उपजों कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो भी 50% आपको सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए चलेगा। इसके बाद में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए बेहतर को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। जो भी किसान इनके उत्पादन करते हैं, उनको कहीं न कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी सुधार करने का प्रस्ताव किया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही लागू है और इसमें भारत सरकार बदलाव करने का सोच रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। वास्तव में इस अवधि में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस पहल के माध्यम से भारत सरकार कृषि क्षेत्र को और अधिक प्रतियोगी बनाना चाहती है। एग्रीकल्चरल फूड में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को डीरेगुलेट किया जा रहा है। किसी प्राकृतिक आपदा
या अचानक कीमत बढ़ने की स्थिति में स्टॉक लिमिट लागू की जा सकती है, लेकिन यह सिर्फ अपवाद की स्थिति में ही होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो रही है। गवर्नमेंट किसी भी इन अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे को डीरेगुलेट कर रही है उपज को, यानी इनकी प्राइसेस को डीरेगुलेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट किसी तरीके के इनको रेगुलेट नहीं करेगी। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या अपवाद की स्थिति में ही ऐसा हो सकता है कि स्टॉक लिमिट लागू की जा सके। प्रोसेसर वैल्यू चेन में शामिल लोगों के लिए स्टॉक लिमिट की कोई सीमा लागू नहीं होगी। खासतौर पर निर्यातकों के लिए भी इस तरीके की कोई लिमिट लागू नहीं होगी। सरकार कानून में सुधार करने जा रही है। तो कृषि कानून में सुधार करने जा रही है गवर्नमेंट। सरकार कृषि उपज की बिक्री के मामले में सुधार लागू करना चाहती है। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है और उस दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस कदम के तहत किसान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में सिर्फ लाइसेंसी को अपना कृषि उपज बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, जो किसान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है उसमें सिर्फ जिनको लाइसेंस होते हैं वो अपना उत्पाद बेच पाते हैं, तो ये बाध्य नहीं होंगे। सरकार इस नियम में भी बदलाव करने जा रही है। कोई भी किसान अपना कृषि मंडी में लाके माल बेच पाएगा। इस तहत की बाध्यता किसी औद्योगिक उत्पाद में नहीं है। इस वजह से किसानों को उनकी उपज का कम पैसा मिल पाता है। इसके लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जा रहा है जिससे कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और वह एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी कृषि उपज भेज सके, और ई ट्रेंडिंग के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। भारत सरकार कृषि उपज की कीमत और क्वालिटी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए किसानों को एक स्टैंडर्ड मशीनरी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके कि किसी फसल की खेती के शुरुआत में उनको उनकी कीमत का अंदाजा लग सके। कृषि, देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हर एक कृषि उपज की कीमत और उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करेगी और उसके लिए एक स्टैंडर्ड मशीनरी उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को पता रहेगा कि जिस फसल की वो खेती करने जा रहे हैं उसकी क्या कीमत मार्केट से उन्हें आने वाले टाइम में मिलेगी। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही प्रोसेसर, एग्रीगेटर और बड़े रिटेलर और एक्सपोर्टर के साथ किसान जुड़ सकेंगे और अपनी कृषि उपज सीधा उन्हें बेच सकेंगे। इसके लिए कानूनी ढांचा बनाने की भी यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की। तो ये काफी सारे जो फ्यूचर में डिसीजंस लिए जाने हैं वो उन पर चर्चाएं हुई है और काफी सारे जो करोड़ के जो पैकेजेस अलग अलग फील्ड पर, एग्रीकल्चरल फील्ड पर जो घोषित किए गए उनके ऊपर यहाँ पर 11 प्रमुख तरीके से कृषि पर और खेती से संबंधित आधारभूत ढांचे के बारे में घोषणाएं की गई सरकार द्वारा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी घोषणाएं की गई। जो ये आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त थी और ये मैंने आपके सामने पूरी तरह से एक बार डिस्क्राइब की। मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए जो थर्ड पैकेज डिक्लेयर किया गया पूरी तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर से संबंधित पैकेज था और इसमें से टोटल 11 घोषणाएं हुई, जिनमें से 8 एग्रीकल्चरल खेती और कृषि उत्पादों से संबंधित है और 3 घोषणाएं इनसे संबंधित जो भी एक्ट है उनमें बदलाव से संबंधित है, यानी प्रशासनिक ढांचे में चेंजेस से संबंधित है। कुछ पूछना है आप लोगों को? सर हाँ ऋषि। सर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि ये जो इस बजट में ये 20 लाख करोड़ में ये जो पीएफ का जो प्रावधान रखा है इन्होंने, सरकार भरेगी, इसमें क्या क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर? देखो 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने 3-4 दिन पहले आकर बोला, ठीक है, कि हम कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना के बाद जो अगले 1 साल तक जो क्राइसिस बनने वाला हर तरीके से, उससे निपटने के लिए हम 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको देने वाला है, ठीक है। ये मोदी जी ने 20 लाख करोड़ को एक मोटा मोटा फिगर बता दिया है। अब वो 20 लाख करोड़ कौन कौन से सेक्टर में और किस किस तरीके से डिवाइड हो रहा है वो अब 1 बाय 1 यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं। पीएफ का क्राइटेरिया क्या है? अगर 3 महीने तक जमा नहीं आएगा तो सरकार पीएफ का क्राइटेरिया ये है कि 15,000 रुपए से कम सैलरी पर अगर आपका वर्तमान में पीएफ कटता है और आप ईपीएफओ का मेंबर हो, ईपीएफओ आपको पता हो, तो अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हो और 15,000 से कम सैलरी है तो फिर आपका जो प्रोविडेंट फंड की जो किस्त कटती है वो गवर्नमेंट देगी अगले 3 महीने। तो वो एम्प्लॉयर को जमा नहीं करानी है?
वो एम्प्लॉइज की सैलरी में से नहीं कटेगी, नहीं नहीं जमा करेंगे। और जो सर एम्प्लॉयर इसका कोई, कंट्रीब्यूट करेगा वो तो उसको करना ही है एम्प्लॉयर को, वो गवर्नमेंट नहीं देगी। अच्छा वो गवर्नमेंट यानी एम्प्लॉयर को तो जमा कराना ही है। एम्प्लॉयर को कराना ही है, बस उसको ये रिलैक्सेशन है एम्प्लॉयर को कि अगले 3 महीने तक उसको 12% की बजाय 10% डिडक्ट करना, मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना। अच्छा और स्वैच्छिक है नहीं, 10%, 12% चाहे कोई एम्प्लॉयर तो दे सकता है, लेकिन कौन देगा, कोई नहीं देगा। हाँ वो तो ये, मगर मैंने जहाँ तक मैंने वो ये ईपीएफ की साइट पे पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 90% जो होते हैं ना वो कर्मचारी, 90% कर्मचारी 15,000 रुपए की सैलरी वाले को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। देखो इसमें क्या होता है, प्रोविडेंट फंड स्कीम जो होती है वो 3 तरीके की प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होती है। हम्म, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है जो कि इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड दोनों की अप्रूवल जिनको मिलती है कमिश्नर की, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है। वो प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज को आरपीएफ स्कीम के अंतर्गत भी कवर्ड होती है। और एक होती है यूआरपीएफ स्कीम। यूआरपीएफ में इनकम टैक्स की अप्रूवल नहीं होती है, तो यूआरपीएफ स्कीम वालों को ये फायदा शायद नहीं मिलेगा। मैंने वो पढ़ा था, मैंने कहा एक बार सर से पूछता हूँ, मैं क्या कंफ्यूजन हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड इसमें। प्रोविडेंट फंड स्कीम को इनकम टैक्स की अप्रूवल नहीं मिली होती है, तो उनको किसी भी तरीके के टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलते हैं और उनको इस शायद ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो फिर यानी वो 10% वाला फायदा तो मिलेगा ना। ना 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 ना, 10% वाला नहीं। देखिए एक तो आपकी स्कीम, आप सपोज आपका 15,000 से कम सैलरी है, तो पहले आपको ये देखना है कि आप उस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्कीम ले रखा वो कौन सा स्कीम है, उस पर डिपेंड करेगा। और गवर्नमेंट इस ये देखिए अभी सिर्फ घोषणाएं हो रही है, ये अभी सिर्फ घोषणाएं हो रही है, इनके जो पूरे पूरे प्लान है वो एग्जीक्यूशन में आने में भी टाइम लगेंगे। नहीं सर, अगर एग्जीक्यूशन आने में टाइम लगेंगे तो फिर यानी ये जो 1 जून से जो पीएफ जमा कराना है एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉयर, अब वो ये कंफ्यूजन है कि एम्प्लॉयर को जमा कराना है कि नहीं कराना, क्योंकि सरकार ने तो कराना ना, बोल दिया है कि 100% हाँ। कराना है, एम्प्लॉयर को कराना है। लेकिन ये घोषणाएं हुई है, तो ये जो पीएफ वाली घोषणा है ये तो विथ इफेक्ट इफेक्टिव हो गई है, मतलब इमीडिएट इफेक्ट इफेक्टिव हो चुकी है। तो वो अब जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करते हैं, या जो इस महीने किया जाएगा जून में जो सैलरी दिया जाएगा, तो उसमें नहीं किया जाएगा वो डिडक्शन, वो नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हें अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना है। तो यानी एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन जमा कराना है, एम्प्लॉय इस का पे नहीं कराना। इस पे आप एज ए एम्प्लॉय सोचे मत, वो एम्प्लॉयर का लाइबिलिटी है सोचने का, और उन्हें पता करना है कि मुझे मेरे एम्प्लॉय का काटना है या किसका काटना है, किसका नहीं काटना है। अच्छा, क्योंकि पंद्रह तो सर हजार वो से कम सैलरी वाले इसमें एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, सबके लिए नहीं करेगी। हाँ वो तो 15,000 से कम एलिजिबल वाले, वो तो क्राइटेरिया समझ में आ गया, मगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर एम्प्लॉयर का यानी एम्प्लॉय का हम लोग नहीं काटेंगे तो हमको तो जमा कराना ही है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर का आपको तो शेयर तो कराना जमा ही है कराना है। उनको, हाँ बिल्कुल कराना है आपको, आपका हिस्सा तो तो कराना ही है। अब जो सरकार ये कह रही है कि हम दोनों का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का हम जमा कराएंगे 3 महीने तक। नहीं, एम्प्लॉयर का नहीं कराएंगे सरकार। सरकार प्रोविडेंट फंड खाते के अंदर सरकार का जो अमाउंट जाएगा वो सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो हिस्सा है उसका जाएगा, एम्प्लॉयर का हिस्सा नहीं जाने वाला। एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से मिलाना है। देखो एक सीधा सा यानी एग्जांपल बताता हूँ, माना कि आपकी 10,000 रुपए सैलरी है और आप हम्म, ईपीएफओ के मेंबर हो, और आपकी हर महीने 1,200 रुपए आपकी सैलरी में से कटता है, और आपको नेट अमाउंट 8,800 रुपए मिलता है, नेट सैलरी 1,200 रुपए आप ठीक, प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आपका बॉस हम्म, काट लेता है, और बॉस भी बारह सौ हम्म, रुपए जमा कराता है प्रोविडेंट फंड के लिए। तो टोटल मिलाकर आपके फंड में हर महीने 2,400 रुपए इकट्ठा हो रहा है। हम्म, ये 2,400 रुपए आपका अब भी जाएगा, लेकिन अब आपको 8,800 नहीं मिलेगा, अगले 3 महीने तक 10,000 पूरा मिलेगा, 1,200 रुपए नहीं काटा जाएगा। ठीक है। तो और यानी बॉस कितना जमा कराएगा पीएफ में, अमाउंट 1,200 रुपए जमा कराएगा, सिर्फ 2,400 नहीं कराएगा। आपका जो हिस्सा है वो सरकार की तरफ से उस खाते में जमा होगा। ओके, ये ऐसा। ठीक। मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा यार अभी ये सैलरी शीट बन रही है तो इसमें क्या है कि ये सरकार का बेनिफिट अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर तो सर अभी जो इफेक्टिव रेट है, जो अभी 10% करी उसी हिसाब से जमा कराएगा ना वो तो। एम्प्लॉयर को 10% का फायदा है तो वो 10% ही कराएगा, 12% नहीं कराएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी करना चाहे कि यार ठीक है 12% ही कराना, तो वो करा सकते हैं, लेकिन
वो उस केस में नहीं कराएगी कंपनियां, क्योंकि देखो कंपनियां ये इस पे डिपेंड भी करता है कि वो 12% कराते हैं तो उनको 12% का एज अ खर्चे में बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपेंडिचर के नजरिए से बात करूं तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना सही है, लेकिन सेविंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता 12% देगी, वो 10% ही देगी, उनका भी तो बेनिफिट है 2%। ठीक चीज, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था मेरे को। और किसी को कुछ पूछना है? देखो जब तक ये निर्मला सीतारमन जी कोरोना पैकेज की डिस्कस कर रहे हैं तो मैं कंटिन्यू ये क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अब क्लियरली ये आइडिया लग जाए कि क्या डिसीजंस लिए गए हैं और क्या क्या एग्जीक्यूशंस में आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अखबारों में और मीडिया में और न्यूज में सब में आती जरूर है, लेकिन हम लोग इन पर इतना ध्यान नहीं देते। तो क्लास अटेंड करने से एटलीस्ट हमें इतना पता पड़ रहा है कि हाँ कौन कौन से सेक्टर को अब बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर यही क्लास कोई फार्मर सुनेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको हर चीज समझना है कि यार मेरे बेनिफिट की चीजें ये है, मेरे बेनिफिट की चीजें ये। तो ये जो हर दिन जो लाइव यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर पैकेज डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो अलग अलग सेगमेंट को बेनिफिट देने के लिए डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो मैं हर एक क्लास को यहाँ पर, हर एक कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर क्लास के माध्यम से कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।